मेरा नाम हर्षिता है। मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और अपने भाई और भाभी के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। वो लोग मेरे लिए रिश्ते की तलाश भी कर रहे थे। जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता उन्हें मिल जाता, वो मेरी शादी कर देते। क्योंकि मेरे मम्मी पापा का देहांत हो चुका था और मेरे बड़े भैया भाभी ही मेरे लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। मेरे भैया भाभी के कोई भी औलाद नहीं थी, लेकिन फिर भी हम सब लोग सुकून की जिंदगी बिता रहे थे। बस मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए हम लोग उस वजह से कई बार बहुत टेंशन में रहते थे। एक दिन कड़कती हुई धूप में मेरी भाभी और मैं बाजार गए और सब्जी के ठेले की तरफ बढ़ रहे थे। उस दिन बहुत तेज गर्मी थी। हम लोग पसीने से तरबतर हो रहे थे। मैं भी बहुत जवान खूबसूरत थी और मेरी भाभी की भी शादी काफ़ी कम उम्र में हुई थी, इसलिए वो भी बहुत सुंदर दिखती थी। लेकिन क्योंकि हमारी मजबूरी थी, इसीलिए हमें अपने काम की वजह से बाहर निकलना पड़ता था। लोगों के बीच अकेले चलते हुए हमें डर सताता रहता था कि कोई भी हमारी तरफ कहीं ध्यान न देने लग जाए, और इसीलिए हम अक्सर साथ में ही बाहर निकला करते थे। कोई भी आदमी हमारी सेफ्टी के लिए नहीं था, लेकिन हम करते भी क्या, हम ही एक दूसरे का सहारा थे। जब से मेरे घरवालों के साथ वो हादसा हुआ था, उसके बाद से तो मुझे अब हर इंसान बनावटी ही लगता है। मुझे कभी किसी पर विश्वास ही नहीं होता। हर मुस्कुराहट झूठी लगती है। सब्जी लेने के बाद मुझे अपने बीमार भाई के लिए दवाई भी लेनी थी। उसके लिए हम मेडिकल स्टोर पर गए। हम जैसे ही भीड़ के बीच से निकले, तभी भाभी की नज़र फुटपाथ पर बैठे हुए एक 18 साल के लड़के पर पड़ी। वो लड़का शकल सूरत से काफी अच्छा था, लेकिन उसने कपड़े बस मामूली से ही पहने हुए थे। पर वो फुटपाथ पर बेबसी से सर झुकाए हुए बैठा था। भाभी ने उसे देखा और अफसोस करती हुई उसके पास चली गई और जाकर उसे थोड़े से पैसे दे दिए। उन्हें लगा कि वो भीख मांग रहा है, मगर उसने तो भाभी के पैसे वापस कर दिए और नजर झुकाकर कहने लगा कि माफ करना, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मैं काम करना चाहता हूँ। अगर आपको कोई काम है तो मुझे बता दो। मैं काम करके पैसे कमाना चाहता हूँ। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। उसकी बोलचाल से ही मुझे ये अंदाजा हो गया था कि वो किसी गरीब फैमिली से है। भाभी को उसकी खुददारी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने उससे कहा कि तुम जवान हो तो जाकर मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाओ। तुम यहाँ फुटपाथ पर बैठोगे तो यहाँ बैठे रहने से तो तुम्हें सिर्फ भीख ही मिल सकती है। लोग मेरी तरह तुम्हें भिखारी ही समझेंगे। इससे बेहतर होगा कि तुम कहीं जाकर नौकरी तलाश करो। भाभी की इस बात पर वो उदास हो गया। कहने लगा कि मैं लाचार हूँ, इसलिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। मैं मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता। फिर वो हमारे सामने खड़ा हो गया और कुछ कदम चलकर लड़खड़ा सा गया। उसकी एक टांग में हल्का सा पोलियो था। ये देखकर हम लोग शॉक्ड रह गए थे। उस वक्त मुझे भी उसकी हालत पर बहुत अफसोस हुआ था। तभी फौरन भाभी ने वो पैसे अपने पास रख लिए और उससे कहा कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? मैं तुम्हें रहने के लिए जगह भी दूंगी और पैसे भी दिया करूंगी। भाभी की इस बात को सुनकर मैं तो दंग ही रह गई थी। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। मैंने उनसे कहा, भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? वो कहने लगी, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस लड़के से अब बाहर के सारे काम करवा लिया करूंगी, ताकि हमें अकेले इस तरह से बाजारों में भीड़ के बीच घूमना नहीं पड़े। वो तो उस टाइम ये भी भूल गई कि वो एक जवान लड़का है, जबकि हम औरतों को हमेशा ये समझाया जाता है कि किसी भी अनजान मर्द पर कभी भी हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरी भाभी को अक्सर दूसरों से बहुत जल्दी हमदर्दी हो जाया करती थी। हालांकि मुझे भी उस लड़के की हालत पर बहुत अफसोस था और मैं भी चाहती थी कि उसे कोई मदद मिल जाए, लेकिन इस तरह से भाभी उसे घर में ले आए, ये मैं हरगिज नहीं चाहती थी। लेकिन वो मेरी भाभी की बात सुनकर बहुत खुश हो गया था। भाभी ने मुझे मेडिकल स्टोर से दवा लेने भेजा। उसके बाद जब मैं वापस आई तो वो उस लड़के को अपने साथ लेकर हमारे घर आ गई थी। मेरे भैया ने जब उस लड़के को देखा तो वो भी हैरान रह गए कि भाभी आखिर किसको घर में लेकर आई हैं। मैंने तुरंत ही अपने भाई को इस लड़के के बारे में सब कुछ बता दिया। मुझे लगा कि भैया अगर मना करेंगे तो भाभी फिर इसे घर में नहीं रख पाएंगी, लेकिन तुरंत ही भाभी ने कहना शुरू कर दिया कि ये बेचारा गरीब है, लाचार है और इसे पैसों की सख्त जरूरत है। इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसीलिए मैंने इसे काम पर रख लिया है।
भाभी की इस बात पर भैया उस लड़के के सामने तो खामोश हो गए थे, लेकिन फिर वो भाभी को अकेले कमरे में लेकर गए और वहां उन्हें गुस्सा दिखाने लगे और डांटते हुए बोले, तुम एक जवान लड़के को घर ले आई हो, तुम्हें अकल भी है? घर में मेरी जवान बहन बैठी हुई है और तुम एक जवान लड़के को भी उठा लाई। ये कोई बच्चा तो नहीं है। और फिर तुम्हें अभी लोगों के बारे में अंदाजा भी नहीं है कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। हर दिन न जाने कितनी तरह की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। इसीलिए किसी पर इस तरह से हमदर्दी नहीं करनी चाहिए। मैं भी उन लोगों की बातें चुपचाप खिड़की से सुन रही थी, लेकिन तभी भाभी भैया से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, मुझे बाहर के काम के लिए इस लड़के की मदद चाहिए थी। मैं और हर साली घर से बाहर जाते हैं, तो आपको नहीं पता कि हम दोनों को कैसी कैसी नज़रों का सामना करना पड़ता है। या तो फिर आप ही ठीक होते, तब तो कोई बात ही नहीं थी। इसके होने से कम आपकी पत्नी और बहन को किसी भी गलत नज़र का सामना नहीं करना पड़ेगा। और फिर जैसा आप इस लड़के के बारे में सोच रहे हो, ये वैसा नहीं है। ये तो लाचार है, इसीलिए हम इसकी परेशानी को इग्नोर नहीं कर सकते और फिर हम इसे पैसे देकर ही तो इससे काम लेंगे। भाभी की जिद पर भैया खामोश हो गए थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही भाभी की जिद पूरी की थी। अब किया भी क्या जा सकता था? हमारे घर की मजबूरी भी तो ऐसी थी। मेरे भाई हार्ट के पेशेंट थे और उनका शरीर अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। उनकी हालत ऐसी थी कि किसी भी टाइम उनके दिल में दर्द उठ जाता था और इसीलिए वो ऑनलाइन काम करते थे। वो हर टाइम घर पर रहते थे और लगातार दवाइयाँ खाते रहते थे। इसीलिए मजबूरन घर का राशन, सब्जी, हर चीज़ के लिए मुझे या भाभी को ही घर से बाहर निकलना पड़ता था। क्योंकि इस घर में हम 3 लोग ही रहते थे, लेकिन हमें घर से बाहर निकलने में बहुत घबराहट लगती थी, क्योंकि कई बार मेरी और भाभी के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनसे हम बहुत डर गए हैं। गली में कुछ लड़के ऐसे भी रहते हैं जो हमें घूर-घूर कर देखते हैं। उस लाचार लड़के ने भाभी को यकीन दिलाया कि वो बाजार का हर काम ज़िम्मेदारी से करेगा और वो हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देगा। उसने अपना नाम पवन बताया था। भाभी तो बिल्कुल बेफ़िक्र हो गई थी, क्योंकि उन्हें वो लड़का बहुत शरीफ लग रहा था, लेकिन मुझे उस पर यकीन नहीं हो रहा था। भाभी ने तो भैया की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। इस वजह से उनके बीच कई दिन बात नहीं हुई। भैया ने सब कुछ भाभी पर ही छोड़ दिया था और खुद वो कमरे में बंद रहने लगे थे। मैं और भाभी सारा दिन घर का काम करते थे और वो लड़का बैठकर हम लोगों को देखता रहता था। जब बाहर का कोई काम हमें पड़ जाता, तो वो उसे फौरन कर दिया करता था। लेकिन कभी-कभी मुझे उस लड़के का अपनी तरफ इतनी गौर से देखना कुछ अजीब सा लगता था। पहले तो मैं बिना दुपट्टे के भी घर में घूमती रहती थी, लेकिन अब मैं सावधानी बरतती थी और अपने दुपट्टे को भी फैलाकर ओढ़ती थी, ताकि उस लड़के का ध्यान मेरी तरफ ना हो। मुझे पता था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और इस वक्त मेरी उम्र भी कम है, इसीलिए उसकी नज़र भी शायद मेरी खूबसूरती से हटती नहीं होगी। मेरे भैया ने तो कई बार भाभी को समझाया था, मैंने भी उन्हें टोका, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस घर के अंदर उस लड़के को लाकर उन्होंने ठीक नहीं किया। उन्हें तो बस इस वक्त सिर्फ अपनी आसानी दिख रही थी। भाभी ने उस घर में बना हुआ एक छोटा सा स्टोर रूम रहने को दे दिया था। हालांकि वो काम में बहुत हाथ बटाता था और हर काम के लिए तैयार रहता था। बाजार से सारा सामान लेकर आने के बावजूद वो घर के छोटे मोटे काम भी कर देता था। वो सारा दिन घर के आंगन में पड़ी हुई खटिया पर बैठा रहता। रात होती तो स्टोर रूम में सोने चला जाता। हमारे घर का आंगन बहुत बड़ा था और एक तरफ पौधे भी लगे थे। अब उन पौधों का ख्याल भी वो लड़का ही रखता था। भाभी को वो लड़का देखने में बहुत सीधा लगता था। वो उसकी लाचार और बिगड़ी हुई जिंदगी पर बहुत अफसोस करती थी, लेकिन मुझे अक्सर लगता था कि वो जैसा नजर आता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। पर फिर भी ये लगता था कि हो सकता है ये सब कुछ मेरा वहम भी हो। लेकिन होश तो मेरे उस दिन उड़े जब मैं एक रात अपने कमरे से पानी पीने की वजह से बाहर निकली थी। तभी मुझे किचन के पास से कुछ आवाजें सुनाई दी, तो मैं घबरा गई। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर लाइट ऑन की तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि सामने तो पवन खड़ा हुआ था। हमारे किचन के 2 दरवाजे थे। एक पोर्शन के अंदर की तरफ खुलता था, जबकि दूसरा आंगन की तरफ खुलता था और आधा पोर्शन बंद था। बाकी सारा आंगन खुला था। वो शायद मेरे जागने का अंदाजा लगा चुका था।
और इसीलिए आंगन में खुलने वाले दरवाजे से वो बाहर निकल रहा था। लेकिन आखिरी पलों पर मैंने लाइट जला दी थी। वो मुझे देखकर घबरा गया और घबराते हुए मुझसे कहने लगा, मुझे भूख लग रही थी, इसीलिए मैं किचन में खाना खाने के लिए आया था। लेकिन मैंने नज़र घुमाई तो किचन में तो सारा का सारा सामान वैसे का वैसा पड़ा था, क्योंकि सोने से पहले मैंने ही सब समेट कर रखा था। उसका चेहरा लाल हो रहा था और पसीना भी नजर आ रहा था। न जाने वो यहाँ क्या कर रहा था कि मेरे आने पर इस तरह से घबरा गया। उसकी हालत पर मैं भी खामोशी से सिर हिलाने लगी, क्योंकि मैं खुद भी उस टाइम डर गई थी, इसलिए उससे ज्यादा सवाल जवाब नहीं कर सकती थी। वो सर झुकाकर वहां से चला गया। इस परेशानी में मैं पानी पीना ही भूल गई थी और कमरे में जाने के बाद भी सो नहीं पाई थी। वो लड़का किचन के दरवाजे से घर में दाखिल हुआ था, क्योंकि हमारे अंदर के पोर्शन में स्टोर रूम नहीं था, बल्कि बाहर आंगन में एक कोने की तरफ छोटा स्टोर रूम था। वो तो रात को पेट भर खाना खाता था, फिर वो रात के टाइम घर के अंदर दाखिल होता है, ये तो हम में से किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अगली सुबह मैं इस बारे में और किसी से कुछ भी कहती कि इससे पहले ही वो नाश्ता लेने के लिए आया और शर्मिंदा होकर मुझसे कहने लगा, मैं रात के टाइम भूख लगने की वजह से घर में आया था। मैं अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। उसका झुका हुआ सर देखकर और शर्मिंदगी जाहिर करने की वजह से मैं उस वक्त शांत हो गई थी। मुझे लगा कि इंसान है, हो सकता है सच में भूख की वजह से आया हो। उसके माफ़ी मांगने पर वो बात वहीं खत्म हो गई और मैंने किसी के सामने उस बात का कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मेरे भैया भाभी तो अब इस बात से बेफिक्र थे कि ये लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिमाग में इस लड़के की हरकत मौजूद थी। इसीलिए अगली रात मैं फिर से उठकर बैठ गई। मैंने कुछ सोचते हुए अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंधेरे में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई दरवाजे के पास मौजूद है। मैं चौंक गई थी, लेकिन इस बार लाइट ऑन करने पर वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने वहाँ किसी के ना होने पर इसे अपना वहम समझ लिया, पर मैं घर में घूम घूम कर चारों तरफ देख रही थी कि कहीं कोई है तो नहीं, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। फिर मैं कमरे में वापस आ गई। इसके बाद कई रातें इसी तरह से मैं जाग कर चेक करती रही और हर बार मुझे ऐसा वहम होता कि घर में रात के टाइम पर कोई और भी मौजूद होता है और जाग रहा होता है। मगर एक दिन खाना बनाते हुए अपने भैया भाभी की बात सुनकर मैं चौंक गई। भैया ने भाभी से कहा, आजकल पवन को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कई रातों से सोया नहीं। उसकी आंखों में नींद भरी हुई होती है। वो दिन में जहाँ भी बैठता है तो नींद की आगोश में चला जाता है। भाभी ने उनसे कहा कि उसे कोई काम नहीं होता, इसीलिए सुस्त रहता है। फिर ही इंसान को वैसे भी नींद आती रहती है। भैया ने भाभी की बात को सुन लिया और वो उठकर कमरे में चले गए। लेकिन मैं अपनी सोच में गुम हो गई थी कि ये पवन कुछ दिन तो बिल्कुल ठीक रहा था, मगर अब ये बहुत अजीबोगरीब हरकतें करने लगा है। मैं उसे नोटिस करती थी। वो बाजार जाता तो बड़ी जल्दी सारा सामान खरीद कर घर वापस आ जाता। ऐसा लगता जैसे वो भाग कर आया हो। हालांकि वो तो लाचार था और एक लाचार के लिए भागना मुमकिन नहीं। वो हर वक्त जल्दबाजी में रहने लगा था। मैं इस बदलाव को महसूस कर रही थी, लेकिन भाभी को तो कुछ दिखता ही नहीं था। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। एक दिन जब वो सब्जी लेकर आया तो बुरी तरह से हाँफ रहा था। मैंने उससे सवाल किया तो कहने लगा कि सामान बहुत भारी था, इसलिए मैं थक गया हूँ। जबकि वो तो जवान और हेल्दी था। मुझे उसकी बात पर शक था कि वो सच नहीं बोल रहा। मैंने उससे कहा, अगर ये काम तुम्हारे लिए मुश्किल हो चुका है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं भाभी को समझा दूंगी कि हम दोनों सारे काम खुद मिलकर कर लेंगे। मेरी इस बात पर वो जल्दी से सीधा हुआ और कहने लगा, नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं छोड़ सकता। मैं उसके इन शब्दों पर जम गई। मैंने उसकी तरफ घूर कर देखा तो हंसकर कहने लगा, आप दोनों लोगों के बस की बात नहीं है ये सारे काम करना। ऐसे काम तो मेरे जैसा नौजवान ही कर सकता है। आप दोनों औरतें काफी कमजोर हैं। मैंने जब उसकी ये बात सुनी तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो इससे पहले भी कई बार हमें कमजोर कह चुका था और बोलता था कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पहली बार मैंने उसके शब्दों को महसूस किया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो ये कह रहा है कि हम लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे ये बात बहुत अजीब लग रही थी। मुझे लगने लगा कि रात को मुझे जो वहम सताता है, कहीं वो सच तो नहीं, कहीं पवन ही तो नहीं जो रात के टाइम पर अंदर आता हो, मगर बिना सबूत के
मैं उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती थी, क्योंकि फिर तो घर में बखेड़ा खड़ा हो जाता और भैया भाभी तो उल्टा मुझे ही दोषी ठहरा देते। इसी सब कन्फ्यूजन में एक रात मैं सोई नहीं। कमरे से बाहर निकली तो सामने पवन मुझे नजर आया। उस रात चांद की तेज रोशनी थी और खिड़की खुली हुई थी, जिससे रोशनी अंदर तक आ रही थी। और उस रोशनी में मैंने उसे जो हरकत करते देखा, उसे देखकर दंग रह गई थी। वो फटी आंखों से मेरी तरफ देख रहा था। वो मुझे देखकर बुरी तरह से चौंक कर कमरे के दरवाजे की तरफ देखने लगा। मैं अंधेरे में दीवार के करीब खड़ी हुई थी। उसका ध्यान अपनी तरफ होने पर मैं भी घबरा गई, और जैसे ही उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा तो मैं जल्दी से कमरे में आ गई और दरवाजा अच्छे से बंद कर लिया। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से चलकर अपने बिस्तर तक पहुंची और अपना सर पकड़कर बैठ गई। भाभी न जाने किस मुसीबत को इस घर में ले आई थी, जो हमारे मत्थे मड़ चुकी थी। क्योंकि अब मैंने जो उसकी हरकत देखी थी, उसके बाद तो सुकून से सोना मुश्किल था। मुझे अपनी भाभी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ऊपर से वो लड़का भी कई बार ये एहसास दिला चुका था कि वो हमारे घर से अब नहीं जाएगा, जबकि मुझे उससे बहुत डर लगने लगा था। मुझे बार बार लगता था कि कहीं वो हमें कोई नुकसान न पहुंचा दे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो न जाने हमारे साथ क्या होगा। लेकिन ये सब कुछ बताने की हिम्मत मैं जुटा नहीं पा रही थी, जबकि मुझे बार बार लग रहा था कि मुझे अपने भाई को पूरी बात बता देनी चाहिए। मेरा बिहेवियर उस लड़के के साथ अब बदलने लगा था। मैं उससे दूर ही रहने की कोशिश करती थी, और भाभी से भी मैं ज़्यादातर यही कहती थी कि उससे कम काम कराया करें। मैं चाहती थी कि वो हमारे घर से खुद चला जाए, लेकिन वो तो शर्मिंदा होने की बजाय अब मेरे आगे पीछे घूमने लगा था। मैं जब भी किचन में काम करती तो वो वहीं पर चला आता और बहाने बहाने से मेरे करीब आता। मैं जब उसे जाने को कहती तो वो कभी बर्तन धोने लग जाता, तो कभी किचन की सफाई करता। वो धीरे धीरे घर के हर मैटर में घुसने लगा था, और मेरे गुस्सा करने पर भी उसे कोई परवाह नहीं होती थी, क्योंकि उसे भाभी ने शह दे रखी थी। मेरे भैया ने जब उसकी हर काम में दखल अंदाजी महसूस की तो वो भी भाभी से नाराज रहने लगे थे, और उन्होंने एक दिन उन्हें डांटते हुए कहा कि तुम इस लड़के को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रही हो। इससे हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि वो हमारे घर के अंदर घुसा रहे। मैंने तुरंत ही इस बात का फायदा उठाकर भैया से कहा कि आप उस लड़के से कह दो कि वो बाहर आंगन तक ही मौजूद रहा करे। मैंने सोचा कि भैया कहेंगे तो वो लड़का डर जाएगा, क्योंकि मेरी बात का तो उस पर कोई असर ही नहीं था। और फिर जब भैया ने उसे समझाया तो वो बाहर आंगन तक ही रहने लगा था। मैं भी अब बेफिक्र हो गई थी। मुझे लगा वो लड़का समझ गया है और अब कोई परेशानी नहीं होगी। मगर रात होते ही वो घर के अंदर आ जाता था, क्योंकि रात के वक्त भैया भाभी तो गहरी नींद में सो रहे होते थे। एक दिन मैंने बहाने से पवन को सुनाते हुए कहा कि रात को मुझे ऐसा वहम होता है जैसे मेरे कमरे के पास कोई आता है, शायद कोई चोर होगा। अगर किसी रात मेरे भैया ने उसे पकड़ लिया तो उस चोर की खैर नहीं। मुझे लगा था कि वो ये बात सुनकर डर जाएगा, मगर उसके शब्दों ने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। वो कहने लगा, आपके भैया तो रात को दवा लेकर सो जाते हैं, और उसकी वजह से तो वो जागते भी नहीं। उसकी इस बात ने मुझे डरा दिया। उसकी बात बिल्कुल ठीक थी। मेरा भाई अपनी बीमारी की वजह से रात के टाइम दवाई लेकर सोता था, ताकि उसे सुकून की नींद आ सके। लेकिन ये बात तो हमने कभी किसी को नहीं बताई थी, और इस लड़के को तो हमने इस बात की खबर तक नहीं होने दी थी। पता नहीं उसे इस बारे में कैसे पता चल गया था। मैं खुद कंफ्यूज हो रही थी कि अगर ये बात इसको पता चल गई तब तो हमारे लिए और ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। मैं अब समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। मुझे बहुत डर लग रहा था कि आखिर इसे ये बात कैसे पता चली। अब मेरी हालत खराब होने लगी थी, पर मुझे यकीन हो गया था कि उस लड़के की नीयत ठीक नहीं है। मैं किसी भी तरह से उसे घर से निकालना चाहती थी, लेकिन किस तरह से मैं उसको यहाँ से निकलवाऊं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं अपने भाई से कहती हूँ कि आप इस लड़के को इस घर से निकल जाने के लिए कह दो, क्योंकि मुझे डर है कि वो किसी बात का फायदा ना उठा ले। लेकिन मुझे लग रहा था कि उनके कहने पर भी उस पर कोई असर नहीं होगा, पर मैं कोशिश करना चाहती थी। पर उससे पहले ही हमारे घर में एक बड़ा हादसा हो गया। न जाने कैसे मेरी भाभी को पैरालाइज का अटैक पड़ गया और उनका पूरा शरीर बेजान हो गया।
तकरीबन 3 हफ्तों तक उन्हें अस्पताल में रखा गया और फिर डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज करके घर भेज दिया। उन्होंने कहा कि अब वो बस दवाई और दुआ से ही ठीक हो सकती हैं। मेरी भाभी पूरी तरह से लाचार होकर बिस्तर से लग गई थी और अब उनकी सेवा की जिम्मेदारी भी मेरे सर पर आ गई थी। अब तो देखा जाए तो इस घर में बस मैं ही एक अकेली औरत बची थी। मेरा डर अब दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा था। अभी एक मुसीबत कम नहीं हुई थी कि तब तक दूसरी मुसीबत हमारे गले आ पड़ी। अचानक मेरी बड़ी बहन के पति की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और उनके यहाँ से भैया के पास इमरजेंसी की कॉल आ गई कि उनके साथ वहाँ कोई नहीं है। इधर भैया ने वहाँ जाने की तैयारी शुरू कर दी। वो मुझसे कहने लगे कि जीजा जी की तबीयत देखने के बाद वो घर वापस लौट आएंगे। अब मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि मैं इस घर में अकेले कैसे रहूंगी, क्योंकि भाभी का होना ना होना अब बस एक बराबर था। ये सोच सोच कर मैं बहुत घबरा रही थी, क्योंकि अब तो मैं अपने भैया के साथ जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि भाभी को मैं यहाँ कैसे छोड़ सकती थी। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मेरे भैया रात होने से पहले घर वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो मुझे अकेला तो नहीं छोड़ेंगे। मेरी बड़ी बहन का घर दूसरे शहर में था। अब मुझे भैया के जाने के बाद पवन से बहुत डर लग रहा था, इसीलिए मैंने पड़ोस में रहने वाली अपनी एक सहेली को घर बुला लिया। उसके घर आने के बाद पवन अपने कमरे में बंद हो गया था। मैं सारा दिन सुकून से काम करती रही, मगर जब शाम होने लगी तो वो भी अपने घर जाने के लिए कहने लगी। अब मैं भी उसे इससे ज़्यादा रोक नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने उसे जाने दिया। आखिर वो बेचारी कब तक मेरे साथ रुक सकती थी। मुझे भी ऐसा आइडिया हुआ कि अब तक तो मेरे भैया घर आने वाले होंगे। इधर रात हो गई थी, लेकिन भैया घर वापस नहीं आए थे। मैं बहुत परेशान हो रही थी, मुझे डर लग रहा था और मैं बार बार अपने भाई को कॉल लगा रही थी, लेकिन भैया कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। मुझे बहुत टेंशन हो गई थी, पता नहीं वो अभी तक घर क्यों नहीं आए। कुछ देर के बाद वो पवन भी आकर मुझसे सवाल करने लगा कि आपके भैया घर कब आएंगे। मैंने उसे डांट कर कमरे में जाने को कहा, मगर वो तो बेशर्मों की तरह वहीं पर ही खड़ा रहा कि तभी अचानक भैया की कॉल आ गई। मैंने जैसे ही कॉल रिसीव की तो वो मुझे परेशानी से बताने लगे कि जीजा जी की कंडीशन बहुत सीरियस है, उनकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है और दीदी उन्हें वहीं पर रोक रही हैं। इस टाइम दीदी को उनकी ज़रूरत है और वो उन्हें इस हालत में छोड़कर नहीं आ सकते, इसीलिए उन्हें घर आने में सुबह हो जाएगी। मेरे भैया ने रात भर वहीं रुकने की बात की थी। मैं ये सुनकर घबरा गई। दिन तो जैसे तैसे गुजर गया, मगर रात तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल से गुजरने वाली थी। अब उनकी भी मजबूरी थी, इसीलिए वो घर नहीं आ सकते थे, क्योंकि मेरी बड़ी बहन का साथ देने वाला भी कोई नहीं था और ऐसे कठिन वक्त में अपने भाई का साथ होना बहुत जरूरी था। अब मुझे रह रहकर कभी भैया और कभी भाभी सब पर ही गुस्सा आ रहा था। ये गुस्सा मुझे पवन के इस घर में होने की वजह से आ रहा था, लेकिन मैंने कॉल पर भैया से कुछ नहीं कहा। कसूर मेरा ही था। मैंने वक्त रहते हुए अपने भाई के सामने कभी भी उस लड़के को लेकर सख्ती से बात नहीं की और ना ही उसकी सच्चाई बताई। अब तक मैं जो भी महसूस करती रही उस बात को मैं छुपाए रही। अगर मैं वक्त रहते पहले ही सब बता देती तो शायद आज ये नौबत ना आती। अब तो वो पवन पर भरोसा करके वहां पर रुक गए थे। अगर भैया को पवन की हरकतों के बारे में पता होता तो वो कभी ऐसा नहीं करते, बल्कि उसे धक्के मारकर घर से निकाल देते। भैया ने मुझसे कहा था कि रात को अंदर वाला पोर्शन लॉक कर लेना, फिर वो लड़का बाहर स्टोर रूम में ही पड़ा रहेगा। लेकिन शायद पवन ने कॉल पर मेरी बातें सुन ली थी। मैंने उसे कहा कि आज मैं रात का खाना नहीं बनाऊंगी, इसीलिए तुम जाकर सो जाओ। मैं उठकर अपने कमरे में जाने लगी थी। मैं अब ये बात छुपा नहीं सकती थी कि मेरे भैया आज रात भर नहीं आएंगे, क्योंकि वो लड़का सब जान चुका था। पर खाली घर उसके सामने था, हम दोनों के अलावा घर में कोई नहीं था। भाभी तो बिस्तर पर पड़ी थी। मेरे बारे में भी उसे अच्छी तरह से पता था कि मैं भी एक डरपोक और कमजोर लड़की हूँ, जबकि इधर मेरी आंखों में तो उस रात का नजारा ठहरा था जब चांद की रोशनी में आधी रात मैंने पवन को देखा था। डर की वजह से हालत इतनी खराब थी कि जल्दबाजी करने के चक्कर में मैं ये भूल गई कि मुझे तो पवन को स्टोर रूम में भेजकर बाकी पोर्शन को लॉक करना था। मैं कमरे में पहुंची और बिस्तर पर लेट गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं अपनी मदद के लिए किसे बुलाऊं।
मेरे परिवार का और कोई पहचान वाला इस शहर में रहता भी नहीं था जिसे मैं अपने पास बुला लेती। आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि क्यों मैंने इस लड़के की सच्चाई पहले सबके सामने नहीं रखी। हालांकि काफी साल पहले मेरे घर वालों ने इस तरह की हमदर्दी का एक बहुत बुरा नतीजा भुगता था। मैंने तो उससे भी सबक नहीं लिया। दरअसल मेरे पापा ने अपने एक दोस्त के बेटे को अपने दोस्त की और उसकी पत्नी के मरने के बाद हमदर्दी में उसे हमारे घर किराए के तौर पर रहने के लिए जगह दी थी और कहा कि जल्दी ही उसकी नौकरी लग जाएगी और फिर वो दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएगा। तब तक वो हम लोगों के साथ ही रहेगा। हमने तो उसे अपने फैमिली मेंबर जैसा समझ लिया था। वो खाना भी हमारे साथ ही खाता था और हम उसके सारे काम किया करते थे। उस वक्त भैया अपनी नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर में रहते थे और उन्हें इस सब के बारे में नहीं पता था। लेकिन फिर कुछ महीनों के बाद उस लड़के ने अकेले घर में मौका मिलने पर मेरी बड़ी बहन के साथ गलत करने की कोशिश की। लेकिन भगवान की कृपा से हमारी किस्मत अच्छी थी जो लास्ट मोमेंट पर पापा घर आ गए और उन्होंने उसे पकड़ लिया और दीदी को बचा लिया। फिर वो घर से भाग गया था और दोबारा कभी पुलिस को भी नहीं मिला। इतना बड़ा धोखा हमारे घर में हुआ था, लेकिन हम में से किसी ने भी इस बारे में भैया को नहीं बताया था, क्योंकि फिर भैया पापा पर बहुत गुस्सा करते। लेकिन मुझे तो ये सब पता था। फिर भी मैंने भाभी को उस लड़के को घर में रखने दिया और अब डर की वजह से कमरे में पड़ी थी। रात गहरी होती जा रही थी कि तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला तो मैं घबरा गई और ये देखकर शॉक्ड रह गई कि मेरे सामने और कोई नहीं बल्कि वो पवन खड़ा था। वो मेरे कमरे में आ गया। मैं उसे देख रही थी। वो लाचार था, जो पहले लंगड़ा कर आता था, लेकिन इस टाइम तो वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। मेरी हैरानी से देखने पर वो मुझसे कहने लगा कि मैं लाचार नहीं हूँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था ताकि तुम लोग मुझे घर में रहने की जगह दो। वो मुझसे बोला कि आपका आज खाना बनाने का मूड नहीं था, तो इसीलिए मैं ही खाना बना लाया। मैं उसकी हिम्मत पर बहुत परेशान थी कि वो हमारे घर में आने के लिए लाचारी का झूठ बोल चुका था और अब तो वो मुझे घर में अकेला देख कमरे तक भी आ गया था। अब तो मैं उसे अपने भाई की धमकी भी नहीं दे सकती थी। मैंने झूठ बोल दिया कि मुझे भूख नहीं है, तुम खाना ले जाओ। मैं अपने भैया का इंतजार कर रही हूँ, वो भी थोड़ी देर में आ रहे हैं। मैं उनके साथ ही खाना खाऊंगी। मुझे लगा कि उनके आने का सुनकर वो डर जाएगा और कमरे से चला जाएगा, लेकिन वो तो मेरी बात पर हैरानी से कहने लगा, अचानक अब इस टाइम आपके भैया कहाँ आ पाएंगे? अब तो रात का 1 बज रहा है। उसकी बात से साफ जाहिर था कि उसे मुझ पर यकीन नहीं था। मैंने गुस्से से उससे कहा, मेरे घर के मामले में इंटरफेयर मत करो, अपने काम से काम रखो, जाओ अपने कमरे में जाओ। मैं गुस्सा करके पवन को कमरे से भेजना चाह रही थी, मगर उसने तो उठकर कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया। मुझे लग रहा था कि वो जा रहा है, लेकिन उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। अब मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था, मगर मैं कुछ नहीं कर पाई। जिसका मुझे डर था वही हुआ। पवन मेरी इज्जत खराब कर चुका था। मेरे लाख कोशिश करने पर भी कोई मेरी मदद करने वाला नहीं था। उसने अपना काम कर लिया था। अगली सुबह मैं डर से रो रही थी। जब पवन ने मुझे अपने बारे में बताया तो मेरे होश उड़ गए थे। सुबह के 6 बज रहे थे। वो 7 बजे तक घर से निकल गया। मेरे भाई जब 1 घंटे के बाद घर लौटे तो मेरी हालत देखकर परेशान हो गए। वो मुझे संभालने लगे। उन्होंने पवन को आवाज़ लगाई तो पता चला कि वो तो हमारे घर से भाग चुका है। वो घर में है ही नहीं। मेरे भैया भी उलझ गए। उन्हें लगा कि पवन कहीं बाजार गया होगा, जबकि मैं जानती थी कि वो तो घर से भाग गया था। मैं बुरी तरह से रोती रही। भैया कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्यों रो रही हूँ। मैं अब अपने भाई को कुछ भी बताने के काबिल नहीं थी। मेरी गलती ये थी कि मैंने वक्त रहते कोई कदम नहीं उठाया था। लेकिन जब शाम तक पवन घर वापस नहीं आया तो भैया समझ गए कि कुछ तो बुरा हुआ है और फिर मेरा इस तरह से लगातार रोना भी उनको शक में डाल रहा था। वो मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि उनके पीछे यहाँ क्या हुआ। मेरी बिगड़ी हालत देखकर भैया मुझसे जिद करने लगे तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे अकेला छोड़ दो, मैं गांव वाले घर में जाना चाहती हूँ। पर वो जानना चाहते थे कि मैं गांव क्यों जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं भी जिद पर अड़ गई तो वो मुझे सुबह ही गांव ले जाने को तैयार हो गए थे, क्योंकि रात को हमारे लिए जाना ठीक नहीं था। भैया के ऐसा कहने पर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई थी और मैं चुप हो गई थी।
मगर मेरा दिल बुरी तरह से डरा था। मैं किसी भी तरह से यहाँ से जल्द भाग जाना चाहती थी, लेकिन उस रात मेरी जिंदगी ऐसी बर्बाद हुई कि मेरे लिए जीना दुश्वार हो गया था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ये दिन भी आएगा। उसी रात हमारे घर में 4 आदमी घुस आए, जो चारों ही बदमाश थे, और घर में जबरदस्ती घुसकर उन्होंने मेरे भाई का गिरेबान पकड़कर पूछा, वो लड़का कहाँ है जो तुम्हारे घर में इतने दिन से रह रहा था? और मैं और मेरे भैया बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि वो लड़का तो घर से भाग गया था। वो चारों बदमाश हमारे घर में घुसकर उस लड़के को तलाशने लगे और कह रहे थे कि हमें किसी भी हाल में वो लड़का चाहिए। मेरे भैया ने तो उन्हें बता दिया कि वो लड़का कल तक हमारे घर था, मगर अब सुबह से ही गायब है। हम तो खुद नहीं जानते कि वो कहाँ चला गया। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं रो रही थी, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे कि एक परेशानी खत्म नहीं हुई और दूसरी और हमारे सर आ गई। मेरे भैया ने सच बता दिया, मगर उन बदमाश आदमियों को मेरे भाई पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो कहने लगे कि तुम उस लड़के को छुपा रहे हो और झूठ बोल रहे हो। बताओ, कहाँ है वो लड़का, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। ये सुनकर तो मैं डर गई, क्योंकि वो चारों ही देखने में बहुत ज्यादा डरावने थे। उन्होंने कहा, हमें पैसों का लालच नहीं, मगर हमें वो लड़का किसी भी हाल में चाहिए। मैंने डरते हुए कहा कि वो यहाँ से जा चुका है, क्योंकि आप लोग उसका पीछा कर रहे हो, इसलिए वो भाग गया होगा। हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। वो बदमाश हमारे लगातार इनकार करने पर गुस्सा हो गए। फिर उन्होंने हमारे घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। मेरे भैया को उनकी इस हरकत पर गुस्सा आ गया, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं भैया की तबीयत खराब ना हो जाए। वो पहले से ही हार्ट पेशेंट थे। भाभी की तो ऐसी हालत हो ही चुकी थी, कहीं मेरे भैया को भी कुछ ना हो जाए। मेरे भाई ने गुस्से से उन चारों से कहा कि हमारे घर से निकल जाओ, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। तो चारों बदमाश मेरे भाई की बात पर गुस्सा होकर कहने लगे, तुम्हें आइडिया भी है कि हम लोग कौन हैं? हम लोग एक खुफिया गैंग से ताल्लुक रखते हैं, और जो लड़का तुम्हारे घर में इतने दिनों से रह रहा था, वो हमारे लिए ही काम करता था, लेकिन अब वो काफी दिनों से हमें धोखा दे रहा था। हमारा माल कहीं और सप्लाई कर रहा था और पैसे लाकर तुम लोगों को देने लगा था, तभी तो वो यहाँ से भाग गया। तुम हमें पुलिस की धमकी दे रहे हो। हम पुलिस से नहीं डरते, और अगर तुमने हमसे जवान लड़ाने की कोशिश की तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। इसीलिए खामोशी से बता दो, लड़का कहाँ है? भैया ने कहा कि हमें नहीं पता वो कौन था, कहाँ रहता था, किसे पैसे देता था, क्या काम करता था। वो तो बस हमारे घर पर काम करता था, बाजार से थोड़ा सामान ला दिया करता था, इसलिए हमने उसे अपने घर में रहने के लिए छोटा सा स्टोर रूम दे दिया था। बाकी उससे हमारा कोई मतलब नहीं। आप लोग हमारे पीछे जबरदस्ती पड़ रहे हो। हम ईमानदार और शरीफ लोग हैं। वो लोग भाई की बात मान ही नहीं रहे थे। मैं भैया को खामोश रहने के लिए कह रही थी, मगर वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन लोगों के धमकाने के बावजूद भी जब मेरे भैया उनसे गुस्से से ही बात करते रहे, तो एक बदमाश ने गुस्से में आकर बंदूक से मेरे भाई के सीने पर फायर कर दिया। ये सब देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं चिल्लाने लगी। मैं भागकर अपने भाई के करीब गई, लेकिन भैया खून से लथपथ जमीन पर गिर चुके थे। मैं बहुत ज्यादा रो रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि आधी रात का टाइम था और इस वक्त सब गहरी नींद में सो रहे थे। वो लोग मेरे भाई के मरने के बाद हमारे घर से चले गए। मैं रोती हुई अपने भाई के करीब बैठी रही। कोई मेरा साथ देने वाला नहीं था। मेरा भाई इस दुनिया से जा चुका था। मेरी भाभी की अंधी हमदर्दी और मेरी लापरवाही ने मुझे ऐसा नुकसान दिया था जिसकी भरपाई करना अब किसी के बस की बात नहीं थी। मुझे उस लड़के के अजीबोगरीब हरकतों के बारे में पता चल गया था, लेकिन फिर भी मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर मैं पहले ही भैया को बता देती और पुलिस को भी बुला लेती, तो आज मेरे भाई की जान नहीं जाती। दरअसल उस रात चांद की रोशनी में मैंने उसे पिस्टल में गोलियां डालते हुए देख लिया था। वो भी उसी गैंग का हिस्सा था जिस गैंग के आदमियों ने मेरे भाई को मारा। मैं इस बात से डरती रही, मगर खामोश रही। वो लड़का मेरी इज्जत के साथ भी खेल गया, और उसकी वजह से मेरे भाई की मौत भी हो गई। ये सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था। वो लड़का जाते जाते मुझे अपनी हकीकत के बारे में बताकर गया था कि वो कौन है और कहाँ से ताल्लुक रखता है। वो गलत तरीके से पैसे कमाता था और उसने किसी का मर्डर भी किया था, जिसकी वजह से पूरे शहर में पुलिस उसे ढूंढ रही थी और वो छुपना चाहता था।
इसीलिए वो हमारे घर में छुप गया था। वो झूठ बोलकर कई महीनों तक हमारे घर में रहा। रातों को वो उठकर घर में अंदर छुप जाता था, क्योंकि पुलिस को शक था कि वो इधर के ही एरिया में कहीं छुपा है। हम जब भी बाहर से कोई सामान मंगवाते तो वो घर से नॉर्मल निकलता था, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद वो अपने चेहरे को अच्छी तरह छुपा लेता था ताकि कोई उसे पहचान न सके। और यही वजह थी कि वो जल्दी ही सारा सामान लेकर आ जाता था। भाभी उससे भैया की दवाइयाँ मंगवाती थी, और इसीलिए वो जान गया था कि भैया हर रात नींद की दवा खाकर सोते हैं, और इसीलिए वो खामोशी से रोज रात को घर के अंदर पोर्शन में जाकर छुप जाता था। एक दिन बाजार जाते हुए वो पुलिस की नज़र में आ गया, और इसीलिए वो डर से खुद को बचाने के लिए सारी रात मेरे कमरे में बैठा रहा, और फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए उससे मेरी खूबसूरती देखकर रहा नहीं गया। इसीलिए जाते जाते वो मेरे साथ भी गलत कर गया। मैंने उसे बद्दुआ दी कि भगवान उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। मेरे भाई की मौत हो गई थी, और भाभी को तो शायद इस सब के बारे में कुछ पता भी नहीं था। मैं तो सच जानने के बाद खुद को महफूज रखने के लिए गांव जाकर रहना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये दिन मेरे भाई की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं पूरी तरह से बेसहारा हो गई थी। मेरे भैया का अंतिम संस्कार हो चुका था। मेरी भी जिंदगी उजड़ गई थी। कहाँ तो मेरे भैया मेरी शादी करके मेरा घर बसाना चाहते थे, लेकिन अब तो मेरे लिए सब खत्म हो चुका था। मेरी भाभी की एक भूल ने आज हमें ये दिन दिखा दिया था। अब मैं ही अकेले भाभी का ख्याल रख रही हूँ। मैं हर किसी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमदर्दी और किसी की मजबूरी को समझने की वजह से आप लोग ऐसी गलती ना करें, क्योंकि किसी की भी मदद करना एक हद में ही अच्छा लगता है। हमें कभी किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, और ख़ास तौर पर अपने घर के आदमियों को तो इस बारे में ज़रूर बताना चाहिए। उनसे बिना पूछे कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, ना ही उनसे कोई बात छुपानी चाहिए, वरना जैसे मेरा घर उजड़ गया है, ऐसे ही लोगों के घर उजड़ जाएंगे। आज मैं भगवान से रो रो कर प्रार्थना करती हूँ कि उन दरिंदों के साथ भी बहुत बुरा हो, खास तौर पर उस पवन के साथ जिसने हमारी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया था। पुलिस ने बाद में उन लोगों को तो अरेस्ट कर लिया जिन्होंने मेरे भाई को मारा था, लेकिन पवन अभी भी लापता है। पुलिस अपना काम जारी रखे है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन वो घटिया इंसान पुलिस के हाथ लग जाएगा और उसे सजा मिलकर रहेगी, क्योंकि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। अब इस घटना को 1 महीना बीत गया है। काश जल्द से जल्द उसे भी उसके किए की सजा मिले। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।